सांप्रदायिक सौहार्द और राष्ट्र निर्माण आज की वार्ता का विषय था और इसकी आवश्यकता आज सामयिक विषय के माध्यम से है। मैं एक शब्द से अपनी वार्ता को शुरू करना चाहूँगा। सांझे पुरखा साझे देश। इस देश के पुरखे भी हमारे साझी हैं और आज भी देश की विरासत साझी विरासत है। भारत आपसी समरसता और सहिष्णुता का देश है। यहाँ पर जब भगवान खुदा जो भी हम पैगंबर किसी को भी चर्चा अगर हम करें तो हवा पानी और रोशनी किसी धर्म और पंथ और पूजा पद्धति के लिए आरक्षित नहीं करता। जब भगवान तब हम अपनी कार्य पद्धति से समाज में काम करने वाले लोग इस अपने निजी स्वार्थों के लिए समाज को विभाजित करने का काम करते हैं। ये एक पद्धति जो निर्मित हो गई है, इससे बचना ही इस उद्देश्य की प्राप्ति करने में सहायक होगा जिसके लिए आज ये वार्ता आयोजित की गई है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम की यदि मैं चर्चा करूं 1857 की, तो बहादुर शाह जफर, नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे, अजीमुल्ला खान और रंगो बाबूजी गुप्त ने मिलकर उसकी रचना की थी और उस 1857 में एक संयुक्त अभियान इस देश से अंग्रेजों को बाहर निकालने का उन्होंने प्रारंभ किया था। 1854 से 1857 तक रोटी और कमल के माध्यम से इस देश का स्वतंत्रता संग्राम लड़ने का काम किया गया था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बाद के कालखंड पर यदि हम विचार करें तो अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, मदन लाल ढींगरा और लियाकत अली के बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। जब भारत का स्वतंत्रता संग्राम लड़ा जा रहा था तो केवल हिंदुस्तानी लड़ रहा था। उस हिंदुस्तानी को विभाजित करने का काम जब अंग्रेजों ने देखा कि उनका काम इसमें नहीं चलने वाला है, तो तब उसके बाद उन्होंने विभाजित करने का काम किया और हम दुर्भाग्य हमारा कि हम लोग उस वक्त विभाजन की रेखा में बढ़ गए। क्रांतिकारियों की दोस्ती भारत माता के लिए थी और सबको मिलकर चलने का संदेश उस समय क्रांतिकारियों ने दिया था। शायद उन अमर शहीद क्रांतिकारियों के सपनों का भारत निर्माण करने में आज हमसे कहीं ना कहीं चूक हुई है, जिस स्वतंत्र भारत की कल्पना उन अमर शहीदों ने अपना बलिदान करते समय सोची थी। ये देश रहीम, रसखान और कबीर और रैदास और तुलसीदास का देश है। रहीम और कबीर और रसखान और तुलसीदास ने कभी भी इस देश को या समाज को बांटने का काम नहीं किया था। शिवाजी महाराज के दरबार की भी मैं चर्चा आज करना चाहूँगा। उन्होंने जब अपनी जल सेना का गठन किया था तो उसका कमांडर बनाते समय केवल इस पर विचार किया था कि देसी और विदेशी कौन कमांडर बनना चाहिए जल सेना का, लेकिन ये तय करते समय मुस्लिम समाज के व्यक्ति को शिवाजी महाराज ने अपनी जल सेना का कमांडर बनाने का काम किया था। जब गौहर मानो बहन को पकड़ कर लाया गया था उनके दरबार में, तो उसको छोड़ने का काम किया था एक वाक्य के साथ कि शायद मेरी माँ भी अगर इतनी सुंदर होती तो शायद मैं भी कुछ सुंदर हुआ होता। माँ की भूमिका देखी उस गौहर बानो के अंदर शिवाजी महाराज ने। यह है इस देश की सांस्कृतिक विरासत। जम्मू कश्मीर से रिटायर्ड डीआईजी के बाबा ने जम्मू कश्मीर में रहकर भारत के साथ एकता और अखंडता की लड़ाई को प्रजा परिषद के सदस्य के रूप में लड़ने का काम किया। 1905 से 1911 तक जो बंग भंग आंदोलन चला था बंगाल में, वो वंदे मातरम के उद्घोष के साथ बिना जाति, धर्म, पंथ और पूजा पद्धति के भेदभाव के साथ चला था। अंग्रेजों ने यहीं से हमको बांटने का काम शुरू किया था। एक वाक्य और कहना चाहता हूँ। किसी शायर ने कहा है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। किसी भी धार्मिक और राजनीतिक और सामाजिक संगठन के सिद्धांत कभी समाज को विभाजित करने की बात नहीं कहते। यदि उस संगठन को हम
काम करने वाले कार्यकर्ता उसको अपने अपने निजी स्वार्थों में, क्षुद्र स्वार्थों की पूर्ति के लिए जब दुरुपयोग करने की सीमा तक पहुंच जाते हैं, तब फिर उसका विकृत रूप सामने आता है। संगठन कोई भी हो, वो कहीं भी राष्ट्र समाज को विभाजित करने की बात को नहीं सोचता है। एक बात आज और कहना चाहूँगा, पहले जब राजा महाराजा शासन करते थे तो उनके दरबार में कोई ना कोई नीति नियंता व्यक्ति हुआ करता था, जिसका निर्देश राजा के लिए बाध्यकारी हुआ करता था। चाणक्य, विश्वामित्र, वशिष्ठ। आज जब राजा के पास उसको निर्देश देने वाला व्यक्ति या उसको सचेत करने वाला व्यक्ति नहीं है, तब ये कठिनाइयां समाज के सामने उपस्थित हैं। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छबाए, ये बात इन्हीं लिए कही गई थी कि राजा को अपनी आलोचना सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए और आलोचना से अपने राज्य को चलाने के लिए जो आवश्यकता की बात हो उसको स्वीकार करके अपनी शासन पद्धति में आवश्यक संशोधन करना चाहिए। धर्म का दुरुपयोग ही राष्ट्र के इस निर्माण को बाधित करने का काम कर रहा है। वास्तविकता तो यह है कि कोई दल हो और कोई संगठन हो और कोई सरकार हो, यदि सामान्य जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति करता रहे, उसको विकास की तरफ ले जाता रहे, उसके रोजगार की व्यवस्था करता रहे, तो फिर उसके पास, समाज के व्यक्ति के पास किसी और काम के लिए समय नहीं बचता है। और जो कहावत है ना, खाली दिमाग शैतान का घर, जब किसी को कोई काम नहीं मिलेगा, जब किसी की आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी, तब फिर उसमें से ये सारी चीज़ें निकल कर आती हैं। ये देश वैसे भी रामायण और गीता और महाभारत का देश है, जिसमें नीति, कूटनीति और सामाजिक समरसता का संदेश भी मिला है। मेरा ये मत है कि कोई भी योजना सरकार की बने, सरकार लोक कल्याणकारी सरकार होती है। कोई भी योजना किसी भी सरकार की बने, वो समाज के सभी वर्गों के लिए बननी चाहिए और जिस वर्ग के लिए जो आवश्यक है उसके हिसाब से उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इस सब समस्याओं का निदान इसमें से निकलने वाला है। ये विषय कि ये जो सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ा जाता है, उसमें से राष्ट्र का निर्माण कभी नहीं निकल सकता। सांप्रदायिक सद्भाव को सुरक्षित रखते हुए भारत माता की अस्मिता को भी सुरक्षित और अक्षुण्ण रखा जा सकता है। ये विषय आज का जो है, मैं इसे बहुत अच्छे रूप में लेना चाहता हूँ। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, आज के स्वार्थी लोगों की कार्यपद्धति ने ही आतंकवाद को जन्म दिया है। सामान्य जनता चाहे किसी धर्म, पंथ, बिरादरी की हो, उसकी कोई आस्था आतंकवाद में नहीं है। इस समय एक बात और कहना चाहूँगा, मेरे शब्दों पर न जाकर भावना पर जाइएगा। अगर समाज में काम करने वाला कार्यकर्ता या सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने वाले संगठन और लोग ये समझ लें किसी के घर से शव यात्रा चले या मैयत चले, अर्थ दोनों का एक होता है, तो शायद सामाजिक सद्भाव बिगाड़कर विभाजन का देश को, समाज को विभाजित करके समाज को दिशा भ्रमित करने का काम का सपना सोचने वाले लोगों को निश्चित तौर पर मेरा ये मत है कि उनको इस पर सफलता कभी मिल नहीं सकती। मैं आज एक बात कहना चाहता हूँ, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम देश के राष्ट्रपति थे। उन्होंने इस देश को 2025 और 2050 की क्या आवश्यकता है इसकी कल्पना करके और उसकी तरफ चलने की प्रेरणा दी थी देश के वैज्ञानिकों को और देश के सुनने वाले, काम करने वाले लोगों को। सामाजिक सरोकारों पर यदि राजनीति को हावी न होने दिया जाए तो ये सामाजिक सद्भाव और राष्ट्र निर्माण का उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है। हो तो ये रहा है कि सामाजिक सरोकारों के ऊपर भी राजनीति हावी हो रही है और उसके कारण सामाजिक सद्भाव का, सांप्रदायिक सद्भाव का बिगड़ रहा है। लेकिन इस सब का हल क्या है?
सामूहिक शिक्षा, अधिकाधिक शिक्षित समाज। मैं उदाहरण देना चाहता हूं केरल का। शिक्षा का सबसे ज्यादा प्रतिशत अगर इस हिंदुस्तान में कहीं है तो केरल में है। महिलाओं में भी शिक्षा का प्रतिशत सर्वाधिक वहां पर है। ये शिक्षा का अधिकाधिक प्रतिशत वहां के समाज में सामाजिक उन्नति में सहायक है। जब कम शिक्षा होगी, अशिक्षा होगी, तो कोई भी व्यक्ति किसी को भी बरगला कर कुछ करा सकता है। अगर शिक्षित व्यक्ति होगा, शिक्षित व्यक्तियों का संगठन होगा, तो समाज और राष्ट्र के अलावा वो उसके सामने कोई नहीं आ सकता। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, और उसको राजनीतिक विषय के रूप में नहीं। बहुत लंबे समय के बाद एक बार लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ सबका विकास, 125 करोड़ देशवासियों को साथ लेकर चलने का संकल्प व्यक्त किया। और धीरे धीरे अपनी सामाजिक योजनाओं में जो समाज के गरीब वर्ग के लिए और वंचित वर्ग के लिए हैं, उसमें किसी जाति, धर्म, पंथ और पूजा पद्धति का कोई भेदभाव उनके द्वारा नहीं हो रहा है। प्रारंभ है भी, मैं ये नहीं कहता कि अंतिम परिणाम आ गया, लेकिन अगर प्रारंभ में काम प्रारंभ करने के बाद एक थोड़े दिन हम सहयोग देकर देखेंगे आपस में, और अगर उद्देश्य प्राप्त होता दिखेगा, तो निश्चित तौर पर इस राष्ट्र को जिस प्रकार की कार्यपद्धति की आवश्यकता है, वो कार्यपद्धति स्थापित होने में देर नहीं लगेगी। मैं केवल एक योजना की चर्चा करूंगा। एक राजनीतिक दल ने एक योजना शुरू की थी बेटियों के लिए, और एक योजना वर्तमान भारत सरकार ने शुरू की है, सुकन्या समृद्धि योजना। उसमें प्रत्येक परिवार की 2 बेटियों को अवसर है। 1,68,000 रुपये जमा करके 21 साल के होने पर 6,42,000 रुपये मिलने का अवसर है। लेकिन माँ की कोख किस जाति, धर्म, पंथ और पूजा पद्धति का है, ये देखने का कोई अवसर उसमें नहीं है। किसी माँ की कोख से बेटी पैदा है, बेटी बेटी है, समाज की धरोहर है, और उस धरोहर को संभाल कर रखना, उसको पढ़ाना, पढ़ाने के बाद उसको स्वावलंबी बनाना और उसके हाथ पीले करके उसको घर भेजना, ये समाज की जिम्मेदारी है। इस सरोकार से काम करने की बात। जैसे भगवान का सूरज, हवा और पानी सबके लिए है, किसी के लिए कोई प्रतिशत निर्धारित नहीं है, चाहे जब जितना उपयोग करो, जिसको जितनी आवश्यकता उतना उपयोग करो। उसी प्रकार समाज के संसाधनों का उपयोग जिसके लिए आवश्यक है, प्राथमिकता उसको, लेकिन सबको अवसर मिलना चाहिए। तो निश्चित तौर पर ये विकास, ये सामाजिक अवसरों का सदुपयोग हमको इस परिस्थिति में ले जाकर खड़ा करेगा कि आप जो समाज विरोधी तत्व हैं, समाज को विभेदकारी तरीके से बांटने की कोशिश करने वाले लोग हैं, उनको जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। और अगर कुछ समय तक ईमानदारी से सबने काम किया और देश को एक विकास की दिशा में ले जाने में हम सफल हो गए, तो सांप्रदायिक और सामाजिक सद्भाव भी बनेगा, और इसमें से सांप्रदायिक सामाजिक सद्भाव में से राष्ट्र का निर्माण भी निकलेगा। और राष्ट्र का निर्माण विकास के रास्ते से होगा। राष्ट्र का निर्माण देश की सुरक्षा को चाक चौबंद करके होगा। और एक अंतिम बात कहकर कि म्यांमार में जो कुछ इस सरकार ने कदम उठाया, देश के नौजवानों को, भारत माता के जांबाजों को, सैनिकों के साथ जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी मणिपुर में, उसका जो बदला लेने का कदम उठाया है, ये संदेश है कि सामाजिक और सांप्रदायिक सद्भाव को बनाना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई विकल्प भारत के 125 करोड़ नागरिकों के सामने नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार मैं SIO और राजनीति शास्त्र विभाग बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे अपने बीच में आने का अवसर प्रदान किया है। और वह भी KN उड़प्पा सभागार में आने का अवसर मिला है। KN उड़प्पा साहब से मैं छात्र नेता जब था, तब मुझे बात करने का अवसर भी मिला था, और एक विषय पर अच्छा खासा वाद विवाद भी हमारा उनका हुआ था। लेकिन अंततोगत्वा मैं छोटा था, लेकिन उन्होंने बड़प्पन दिखाते हुए मेरे बात के तर्क को स्वीकार किया था। मैं इस KN उड़प्पा सभागार में उनके प्रति भी नमन करता हूं। और पंडित मदन मोहन मालवीय ने, जिसने संसार में शिक्षा को
एक स्थान खड़ा किया है जो उसकी सारे संसार में मान्यता है, उनके चरणों में भी नमन करता हुआ पंडित मदन मोहन मालवीय जी से एक जहाँ भी कहीं हो एक आशीर्वाद मांगता हूँ कि इस देश में अब कभी सामाजिक और सांप्रदायिक सद्भाव को खतरा पैदा ना हो। ये देश इसको अक्षुण्ण बनाए रखते हुए भारत माता के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उस पर दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ता रहे, देश भी विकास करे और अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर भारत माता का मस्तक ऊंचा हो। इस आशीर्वाद को मदन मोहन मालवीय जी से मांगते हुए एक बार फिर आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।